आप लोग जरा आगे की चेयर्स जो हैं बेटा, हमारे वाइस चांसलर सर, हमारे मैनेजमेंट के प्रधान हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियां बेटा। हमारे बीच में हमारे सीपीआईयू के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार जी, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के माननीय सदस्य और हमारी मैनेजमेंट के सदस्य हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे गेस्ट के लिए। उनको लगना चाहिए कि वो मनोहर मेमोरियल कॉलेज में पहुंचे हैं। भारत की परंपराओं में दीपक जलाना ज्ञान, शांति और मंगलमय शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। To mark the auspicious beginning of today's seminar, I request our dignitaries to perform the lamp lighting ceremony, symbolizing the victory of light over darkness and knowledge over ignorance. मेरा अनुरोध हमारे डिग्नेटरी से कि वो मंच पर आए और हमारे मैनेजमेंट के सदस्यों से कि वो भी मंच पर आए और तुमसे सरस्वती इतनी विनय करके मुझ पे अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा देता है। यह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं, हमारी सोच, समर्पण और सफलता का संकल्प है। May the sacred flame of light inspire us all towards freedom, positivity, and purposeful learning throughout the seminar. मुझे आए हुए मेहमानों को ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि जो सरस्वती वंदना अभी हम सुन रहे थे, ये वंदना हमारे ही म्यूजिक डिपार्टमेंट के बच्चों के द्वारा गाई गई है और इसकी म्यूजिक की डायरेक्शन हमारे ही टीचर डॉक्टर अनिल शर्मा के द्वारा दी गई है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे इन बच्चों के लिए और हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए। हमारा म्यूजिक डिपार्टमेंट काफी स्तरों पर हमेशा ही प्राइजेस लेकर आता है, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो। मेरा अनुरोध हमारी डिग्नेटरी से कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मैनेजमेंट के सदस्यों,
हमारे स्टूडेंट्स में भी जोश नजर आ रहा है और वो बढ़ चढ़कर इस सेमिनार का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मेरा अनुरोध टीचर साहिबान से कि प्लीज आप देखिए कि उनको किस तरह से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। सर जी पीछे जो आवाजें आ रही हैं, प्लीज मेरा अनुरोध टीचर साहिबान से और स्टूडेंट से कि कृपया डिसिप्लिन बनाए रखिए। मैं समझ सकती हूँ कि दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों का समाधान हम जल्द ही ढूंढ लेंगे और ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमारे म्यूजिक विभाग के बच्चे एक सॉन्ग से कर रहे हैं। पीछे अगर हमारे को जगह की कमी है, स्टूडेंट्स प्लीज आगे आकर बैठ सकते हैं। हमारे वाइस चांसलर सर ने उसका समाधान बहुत ही जल्दी हमें दे दिया है। स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग आगे आ जाओ। खड़े दान से पते की थोड़ रही यार सारे रिश्ते तोड़ रही दसे पते की थोड़ रही यार सारे रिश्ते रही जिंदगी नया नरक बड़ा यो समझाना है जिंदगी नया नरक बड़ा यो समझाना से तेरे नशे पते पे भाई पर रोक लगाना तेरे नशे पते पे भाइयों रे रोक लगाना है नशे पते भाइयों रे रोक लगाना से नशे पे पीछे लाग लाग कह मां का भूत पिछड़ जा ना भाण ना भाई बाप ना बेटा घर पर तुम छिड़ जा नशे के पीछे लाग लाग कह मां का भूत पिछड़ जा ना भाण ना भाई बाप ना बेटा घर में मातम छिड़ जा एम कॉलेज और मैंने मिले अभियान चलाया से एम कॉलेज और मैंने मिले अभियान चलाया से तेरे नशे पते पे भाइयों रे रोक लगाना से तेरे नशे पते पे भाइयों रे रोक लगाना से ये बोल कुछ समझ ना आता नशे में तो जब हो जा ना सही गलत का बेरा होता के पता कित खो जा ये बोलूं कुछ समझ न आता नशे में धुत जब हो जा ना सही गलत का बेरा होता के पता कित खो जा नशे पते पे हरियाणा यो मुक्त कराना से नशे पते पे हरियाणा यो मुक्त कराना से तेरे नशे पते पे भाइयों रे रोक लगाना से तेरे नशे पते पे भाइयों रे रोक लगाना से रोक लगाना से रोक लगाना से थैंक यू सो मच बेटा।
नशा मुक्त भारत, नार्को आतंकवाद के विरुद्ध भारत. The theme of today's seminar is not just a slogan but a national mission to protect our youth and strengthen our country. नशा एक ऐसी सामाजिक बुराई है धीरे धीरे व्यक्ति की सोच, सेहत, परिवार और भविष्य को कमजोर कर देता है और इसका सबसे ज्यादा असर हमारी नौजवान पीढ़ी पर पड़ रहा है जो हमारे देश की बड़ी ताकत और हमारी धरोहर है. A drug-free youth means a healthy mind, a strong society and a secure nation. This seminar is a joint endeavor of MM College and Rashtriya Suraksha Jagran Manch to understand and explain नशे के कारण, दुष्परिणाम and most important हम सब मिलकर नशा मुक्त भारत के निर्माण में क्या भूमिका निभा सकते हैं जैसे अनेक विषयों पर हमारे बीच में उपस्थित डिग्निटरीज अपने विचार साझा करेंगे. आज के हमारे सेमिनार के मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर विजय कुमार जी, वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय. सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिवादन एवं अभिनंदन है. Your presence has added great dignity and inspiration to this program. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय का. आज के इस प्रोग्राम के मुख्य सूत्रधार डॉक्टर राजेश धमीजा जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच हिसार इकाई, हमारे बीच में उपस्थित हैं. मैं तहे दिल से MM कॉलेज की ओर से आपका स्वागत, अभिवादन एवं अभिनंदन करती हूं. सर पिछले 20 दिन से हमारे प्राचार्य महोदय के संपर्क में हैं और उनकी गाइडेंस और विजन इट हैज गिवन पर्पस टू दिस प्रोग्राम. सर की एफर्ट्स और गाइडेंस से ही राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच से जुड़ी एमिनेंट पर्सनालिटीज MM कॉलेज में पहुंची हैं. थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस. I hope we come up to your expectations. एक बार जोरदार तालियां हमारे राष्ट्र सुरक्षा जागरण मंच यानी कि RSJM एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय मूल्यों के जागरण पर काम कर रही है. The objectives of this organization is to create awareness about national security, social responsibility, and to prepare and inspire our youth for nation building. यह मंच academic institutions, social platforms, public forums के माध्यम से lectures और seminars organize करवाता है जिससे राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया जा सके. आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के विशिष्ट एवं अनुभवी अतिथियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है जो राष्ट्र सुरक्षा, सामाजिक चेतना और नशा मुक्त भारत के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं. We feel highly honored to warmly welcome Dr. राजेश धमीजा जी, अध्यक्ष हिसार इकाई. राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, श्री राजगोपाल जी, रिटायर्ड IPS राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एडवोकेट पवन रापड़िया जी, एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी, श्री विक्रमादित्य सिंह जी, श्री टेकचंद मिठा, शायद वो नहीं है, ओके सॉरी, श्री टेकचंद मिठा जी, आप सभी का MM कॉलेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है. जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे सारे जो गेस्ट हैं. Today's seminar will be further enriched by the guidance of our main speakers who will directly interact with our students and motivate them towards drug-free life. We warmly welcome Gulok Bihari ji, वरिष्ठ प्रचारक RSS और चेयरमैन राष्ट्रीय संचालन समिति,
और इसके साथ दूसरे जो हमारे आज के स्पीकर रहेंगे श्री विक्रमादित्य जी, जो राष्ट्रीय संगठन के मंत्री हैं। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के जो कीनोट स्पीकर्स रहेंगे। इसके साथ ही along with this, we heartily welcome our management members, Shri Rajiv Batra ji, Shri Ashok Taneja ji, Advocate Vinod Mehta ji, Kailash Batra ji, KP Singh ji, Sudarshan Batra ji, और जितने भी हमारे मैनेजमेंट के सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। शायद मैं कईयों के नाम ना ले पाऊं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। Whose vision, leadership and constant support make it possible to organize such meaningful and awareness-oriented program. I take this opportunity to welcome our respected faculty members who continuously guide students not only academically but also morally and socially. Last but not the least, आप सबको लग रहा होगा कि सबकी तारीफ की जा रही है, सबका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन a very warm welcome to all our students. हमारे स्टूडेंट्स का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अपने लिए भी तालियां बजा सकते हैं बेटा, because you are the future of our nation and the strength behind the mission Nasha Mukt Bharat. Once again, I welcome all of you to MM College for joining us in this noble cause. मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रिंसिपल सर को कि वो मंच पर आए और एक बार हमारे जो अतिथि हैं उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। धन्यवाद डॉक्टर भव्या। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुल गुरु प्रोफेसर डॉक्टर विजय गोयल जी, विजय अरोड़ा जी, कुल गुरु चोई देवीलाल विश्वविद्यालय, नशा मुक्त भारत को मुहिम को आगे बढ़ाते हुए श्री गोलक बिहारी राय जी, श्री विक्रमादित्य सिंह जी, श्री राजपाल जी, श्री राजेंद्र सिंह जी पंघाल, फतेहाबाद की शान समाज सेवी श्री टेकचंद जी मिड्ढा, श्री संदीप चोपड़ा जी, पवन सैनी जी, धर्मपाल पावा जी, प्रदेश भर से नशा मुक्त भारत अभियान की अलख जगाने के लिए पहुंचे हुए राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच जो फैंस के नाम से प्रसिद्ध है, उनके सभी स्टाफ सदस्यगण, सभी मेंबरशिप सहबान और इस कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने इस कार्यक्रम को आपके समक्ष रखने के लिए मुझे साहस दिया, परम आदरणीय डॉक्टर रमेश धमीजा जी, मेरे मैनेजमेंट से प्रधान श्री राजीव बत्रा जी, उप प्रधान श्री अशोक तनेजा जी, कोषाध्यक्ष श्री कैलाश बत्रा जी, श्री विनोद मेहता जी, श्री सतपाल अरोड़ा जी, वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन कॉलेज से संजीव बत्रा जी, सुदर्शन बत्रा जी, राजेश फुटेला जी, प्रिय केपी सिंह मक्कड़ जी, वरिष्ठ स्टाफ सदस्यगण शरद बत्रा जी, सुनील चौधरी जी, मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मनोहर मेमोरियल कॉलेज चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश भर की शान है। हमारे लिए ये सौभाग्य है कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के माध्यम से हम नशे के विरुद्ध एक अलख जलाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा ये मानना है आपके इस आयोजन के बाद मनोहर मेमोरियल कॉलेज का प्रत्येक युवा राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के साथ जुड़ेगा ताकि आतंकवाद जैसी गंभीर बीमारियों से, घटनाओं से भारत को मुक्त किया जा चुके। जहां तक नशे की बात है, मनोहर मेमोरियल कॉलेज 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था और आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनोहर मेमोरियल कॉलेज का जो कैंपस है बिल्कुल नशा मुक्त कैंपस है। इसके अंदर नशा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस कॉलेज का एक प्राचार्य के रूप में काम करने का मौका मिला। प्यारे विद्यार्थियों,
मैं आपको कहना चाहता हूं कि नशा, हर नशा बुरा नहीं होता। शहीद आजम भगत सिंह का नशा, श्री सुभाष चंद्र बोस जी का नशा, मीराबाई का नशा, ऐसा नशा आप लगाओ कि भारतवर्ष के सपूत आपको याद कर सकें, आपकी कुर्बानियों को याद कर सकें। जैसा गुरु नानक देव जी ने कहा है कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। मीराबाई ने कहा, ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया। हमें अपने आप को इस तरह से ढालना है कि दूसरी कृतियों की तरफ हम अट्रैक्ट ना हो। मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब आप प्राचार्य गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के थे तो हमारे IQAC के कोऑर्डिनेटर, NAC के कोऑर्डिनेटर ने, हमने आपके महाविद्यालय में विजिट किया और एक चीज हम अच्छी सीख उस महाविद्यालय से, रोहतक से लेके आए थे कि महाविद्यालय की शुरुआत राष्ट्रीय गान से होनी चाहिए। उस दिन से लेकर आज तक हमारे महाविद्यालय में ये शुरुआत राष्ट्रीय गान से होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का विशेष तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के सभी अधिकारियों का, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा व्यस्त समय में से अपना समय निकालकर यहाँ आए, इतनी भीषण सर्दी के अंदर इन्होंने हमारे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे। मैं सभी मैनेजमेंट सदस्यों की तरफ से, सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं कुल गुरु प्रोफेसर विजय अरोड़ा जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो सदैव हमारे साथ मनोर मेमोरियल कॉलेज को आशीर्वाद देते रहते हैं। मुख्य अतिथि महोदय, मैं जहां भी आपको बताना चाहूं, अभी पिछले दिनों चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ने स्पोर्ट्स के इनामात की घोषणा की, जिसमें 15 लाख में से 6,90,000 मनोर मेमोरियल कॉलेज के विद्यार्थियों ने जीतने का काम किया। चाहे कल्चरल की बात हो, ओवरऑल ट्रॉफी मनोर मेमोरियल कॉलेज ने जीती। आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से हमें मार्गदर्शन देगा। इसी उम्मीद के साथ मैं सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर के भाषण के बाद शायद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं रहती है। सर हर पहलू को बहुत ही खूबसूरती से कवर करते हैं और हम सबके बीच में एक जोश फूंक देते हैं कि हमें किस तरह से अपनी कार्यनीति बनानी है। इसके साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर राजेश धमीजा जी को कि वो मंच पर आए और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के बारे में हमारे साथ अपने विचार साझा करें और हमें नॉलेज दें कि ये क्या चीज है। सभी को प्रणाम। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच एवं MM कॉलेज द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित मंच पर विराजमान माननीय विजय कुमार जी, कुलगुरु चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, माननीय गोलोक बिहारी जी, वरिष्ठ प्रचारक RSS, माननीय विक्रमादित्य जी, राष्ट्रीय महासंगठन मंत्री, माननीय पवन रापड़िया जी, धान जिला बार एसोसिएशन हांसी, माननीय ओमवीर जी, IAS रिटायर्ड, माननीय राजीव बत्रा जी, चेयरमैन, और उनका पूरा स्टाफ MM कॉलेज का, और सिरसा से आए सिरसा चैप्टर कुछ मेरे प्यारे सदस्य और आप सभी का जो भाई बहन बैठे हैं, सबका स्वागत है, सबको प्रणाम है, सादर वंदे। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच जो है एक सामाजिक संस्था है। इसके जो संरक्षक हैं माननीय इंद्रेश कुमार जी हैं, डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी हैं। इनकी स्थापना, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की स्थापना 25 दिसंबर 2014 को हुई थी और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच 2014 से काम कर रहा है। ये कई मुद्दों पर काम करता है, जैसे आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, साइबर क्राइम, पर्यावरणीय सुरक्षा। तो ये ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का ये बेसिक थीम है। बेसिक हम कई बार क्या सोचते हैं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच है वो राष्ट्र की सुरक्षा केवल फौजी ही करते हैं। जो राष्ट्र सुरक्षा जब हमारे माइंड में आती है तो हम ये सोच लेते हैं कि फौजी ही कर रहे हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का जो मुख्य उद्देश्य है देश के लोगों को जागरूक करना और सुरक्षा के बारे में बताना। और आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर बैठे हुए हैं। हम खुद को ही ठीक करके राष्ट्रीय सुरक्षा भी कर सकते हैं, मेरा ये मानना है।
जो स्टूडेंट है ये नशा छोड़ दें, राष्ट्रीय सुरक्षा है। अपने आप को स्वस्थ रख लें, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है। एक साल में एक पौधा पेड़ लगा दें, उसको सींच लें, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है। और पर्यावरण का ध्यान रख लें, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम खुद करके ही बड़ों का आदर कर लें, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है। संस्कृति या क्षय को हम दूर कर दें, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा है। बड़ों का आदर कर लें, ये भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो ऐसे बहुत 25-26 ऐसे बिंदु हैं जो हम खुद भी इन पे ध्यान देके और हम राष्ट्रीय की सुरक्षा कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब ये नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाएं तभी हम सुरक्षा कर पाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो स्टूडेंट है नशा छोड़ के, स्वस्थ रह के, पर्यावरण की देखभाल करके, ई कचरा को दूर छोड़ के, जो हम हर साल एक नया मोबाइल लेते हैं, इसको थोड़ा लंबा चला के, तो ई कचरे को हम दूर कर सकते हैं। ये भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा ही है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आज का जो प्रोग्राम है नशा मुक्ति पे है, और नशा जो है ये शरीर को खा जाता है, परिवार को खत्म कर देता है। तो हम इस अभियान को आगे चलाएं और नशा मुक्त भारत बनाएं। जय हिंद। थैंक यू सर फॉर योर इन्फॉर्मेटिव टॉक। आपने बहुत ही साधारण शब्दों में हमें नेशनल सिक्योरिटी क्या चीज है उसको समझा दिया है। शायद यहाँ बैठा प्रत्येक हमारा मेंबर, हमारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए होंगे कि नेशनल सिक्योरिटी जो है केवल आर्मी का ही फर्ज नहीं है, लेकिन हम सबका फर्ज बनता है, और शायद हम उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। छोटी छोटी बातें सर ने बताई हैं, हम उनका पालन करेंगे तो हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विक्रमादित्य सिंह जी को कि वो मंच पर आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। मनोहर मेमोरियल कॉलेज के सभागार में उपस्थित सभी यहाँ के अध्यापकगण एवं यहाँ छात्र छात्राएं, मंचासीन हमारे संगठन के पूर्व संगठन महामंत्री, वरिष्ठ प्रचारक एवं संचालन समिति सदस्य आदरणीय श्री गोलक बिहारी राय जी एवं कुलपति महोदय विजय जी भाई साहब को मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन उनके साथ और जितनी गरिमामयी बढ़ा रही यहाँ पर बैठी हस्तियां हैं, उन सबको भी मेरा नमन। गंभीर विषय है, परंतु जिस माहौल में ये कार्यक्रम शुरू हुआ वो उमंग से भरा हुआ था। शायद यही एक बिंदु है जो इस समस्या की काट है। गंभीर विषय को खेलते खेलते कर लेंगे, हंसते हंसते पार हो जाएंगे ये मंजर, नहीं तो हम भी उसी गंभीरता के चक्रव्यूह में फंसकर अपने आप को चिंतित ही पाएंगे उम्र भर। अक्सर ऐसा होता है, हमने तय किया होता है कि हमें क्या करना है, जैसे मैंने तय किया था आज क्या बोलना है। परिस्थितियों को देखते हुए, नई ऊर्जा को अंदर आने का द्वार खुला रखते हुए समझ में आता है कि नहीं, इस पल की मांग कुछ और है। ये निर्णय करने की हमारी क्षमता होती है। हमने एक विषय आज लिया, इस विषय की जड़ में क्या है, इस विषय की जड़ में क्या है? इस विषय की जड़ में निर्णय और निर्णय करने की क्षमता है। कोई एक पल होता है जब हम याद करते हैं, मैंने उस दिन उस दोस्त के साथ बैठकर वो पहला जाम ना पिया होता तो आज मैं शराब ना पीता। होता है। उस दिन मैं दोस्तों के साथ बाइक पर गया था,
पपड़ी पर बैठकर चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते उसने मुझे सिगरेट पकड़ा दी, मैंने सिगरेट जो कश थामा तो आज तक नहीं छूटा। एक पल का निर्णय होता है और इतनी ताकत है उस एक पल के निर्णय में कि जो सोचा था वो भी बदला जा सकता है, और उस क्षण में जो निर्णय करने लग रहे हैं उस पल के भी हिस्से कर लीजिए, उतने में सूक्ष्म पल में भी आप उस निर्णय को वापस कर सकते हैं। नशा मुक्ति अभियान का केंद्र बिंदु आपकी चेतना और आपकी निर्णायक क्षमता है। मैं या कोई भी आपको बोलता रहे नशा मत करो, नशा मत करो, आप अपनी ही सुनेंगे। तो आत्मबोध, स्वबोध, अपने आप से संवाद। मैं यहां बैठा था अभी थोड़ी देर पहले, मेरे साथ में भाई साहब बैठे थे, अभी भी यही हैं। ये कुछ कह रहे थे, मुझे एक पल के लिए लगा मेरे से कोई बात हो रही है कि देखो अपना अहम, कोई बात कर रहा है तो आपको लग रहा है वो भी आप ही से कर रहा है। ऐसा होता नहीं है। तो मैंने अपनी भी एक वहां गलती सुधार ली। अब उनसे पूछ भी लिया तो उन्होंने कहा मैं खुद से बात कर रहा था, है जी। ये आत्मा से खुद का एक संवाद निरंतर चलते रहना चाहिए। कोई कोई पल ऐसा होता है जब आपका अपने से संवाद टूटता है, गलत निर्णय तब होता है। आपकी चेतना आपसे नहीं चलती, सृष्टि के लिए वो एक एंटीना है। सृष्टि आपको कभी गलत सूचना नहीं देती। अपनी चेतना से, अपने मन से एक संवाद में निरंतर बने रहिए। आपकी निर्णायक शक्ति, आपका अनुशासन उसी पर टिका है। जीवन पूरी शैली आपकी उसी पर टिकी है। ये भी जीवन शैली में ही अब घुसता जा रहा है। तो अब यहां पर प्रश्न ये खड़ा हो गया कि ये आध्यात्मिक चेतना की बात हो रही है या नशा मुक्ति की बात हो रही है। बात तो साहब इसकी हो रही है, नशा मुक्ति की, पर नशा मुक्ति की बात करने से नहीं होगा। आपकी क्षमता विकसित होगी तो आप नशा क्या, कोई भी प्रकार का विकार अपने इर्द गिर्द खटकने नहीं देंगे। हम जब बच्चे थे तो हमारे को बार बार बोलते थे टीवी मत देखो। अब तो फोन बोलते हैं ना, फोन मत चलाओ। पहले होता था टीवी मत देखो, सारा दिन खेलो मत। तो एक दिन हमारी मां ने टोक कर कहा कि इनको ना ये नहीं कहो कि क्या ना करो, इनको बताओ करो क्या। अपने आप उसी में लगे रहेंगे, इनके मन का व्यायाम तय कर दो। मन स्थिर तो रहेगा नहीं, जब उसको ना कहोगे कि ये नहीं करना तो उसने वही करना है। तो आप नकारात्मक पंक्तियां छोड़कर ये कर लीजिए, हमारे को एक स्वस्थ जीवन जीना है और विकसित अपने आप को करना है। कैसे करेंगे? अपने आप बाकी सब छूटता चला जाएगा। किसी को रेस लगानी है, किसी को स्पोर्ट्स में खिताब पाना है, किसी को कोई चैंपियनशिप जीतनी है, तो उसकी धुन ही वही है, उसकी धुनकी वही है, तो उसके पास समय ही नहीं है किसी और चीज के लिए। ऐसा नहीं है मैं करना नहीं चाहता, तो ख्याल ही नहीं आया। मैं यहां खड़े होकर किसी से अगर पूछ लूंगा चिट्टा क्या है, 4 लोग हाथ खड़ा करके उसकी पूरी भाषा बताएंगे। बताएंगे नहीं बताएंगे? मैं कह दूंगा हेरोइन क्या है, मैं कह दूंगा गांजा क्या है, सबको पता है। एक वक्त था जब ये प्रश्न करा जाता तुझे पता कैसे है, पहले ये बता। तो अब आप उस दौर पे आ चुके हैं, उस घड़ी में आए हैं जब आपको पता है और आपने स्वीकार लिया आपको पता है, उससे आपको वंचित नहीं रखा जा सकता। शायद उसी को अब उपयोग में लेना पड़ेगा कि अब जब पता है तो भैया ज्यादा सावधान रहो। एक अग्नि, पता है अग्नि, अग्नि के रूप हैं। चिता में भी अग्नि है, चिता में भी
अग्नि है, पर अग्नि का रूप अनेक हैं, पर आपके लिए उसके अर्थ अलग है। ये एक ऐसी चिता है समाज में जिसका सेक तो आपके घर तक है, इसका सेक आपके घर तक आता है आपके घर को भस्म करने के लिए, परंतु इसका तेज किसी और के चेहरे पे होता है। इस चिता का सेक मेरे चेहरे पर और इस चिता से तेज तेरे चेहरे पर, ये वाली कहानी है ये। तो अपनी इस राष्ट्र के प्रति भूमिका को समझते हुए, अपने प्रति अपनी कर्तव्य को समझते हुए, अपने परिवार के प्रति अपनी समस्या को समझते हुए आपको निर्णायक क्षमता अपनी विकसित करनी पड़ेगी, और हंसते खेलते उमंग भरे वातावरण में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उदास निराशावादी माहौल में ही पनपता है। नौकरी नहीं लगी जी, लड़के ने सोचा आज मैं दुखी हूं तो आज मैं जरा ड्रिंक कर लूं। इंटरव्यू पास नहीं हुआ जी, मैंने सोचा आज जाकर 2 कश गांजे के लगा लिए जाए। तो ये पनपता इसी माहौल में है, तो वो उमंग का माहौल ही इसकी एक काट है। कुछ हो जाए, आपके चरित्र में, आपकी चेतना में मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। ये चुनौतीपूर्ण भाषा नहीं है, ये आत्मबल पूर्ण भाषा है। मैं तैयार हूं, देखा जाएगा। श्वास चल रहे हैं ना, कुछ तो करेंगे। आपको इन मौलिक बिंदुओं को लेकर जीवन में चलना पड़ेगा। कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। इस रास्ते से बहुत धीरे धीरे आपके पास अर्थ पैदा करने के संसाधन हैं, परंतु अर्थ पहले है या आपका पुरुषार्थ पहले है? मेरी बातें ज्यादा हेवी हो रही हैं क्या? पीछे जो बैठे हैं ज्यादा हेवी हो रही हैं तो बता दीजिए, मैं टोन चेंज कर दूंगा। नहीं, आपकी चुप्पी जो है मैं उसको स्वीकार रहा हूं कि आप सुन रहे हैं और एग्रीमेंट में है, या तो बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। पुरुषार्थ पहले आता है, अर्थ उससे पैदा होता है। हम सोचते हैं कि जब लोन होगा तभी कोई काम कर पाएंगे। ये सत्य है कि पूंजी के आधार पर बहुत कार्य शुरू किए जाते हैं और अधिकतर कार्य इसी प्रकार के हैं, परंतु पूंजी के साथ साथ आपको आपका पुरुषार्थ ही उसमें से 2 का 4 करके देगा। तो अब हमारे पास 4 बिंदु इकट्ठे हो गए। इस समस्या की जड़ में आपके पास निराशावादी सोच, नकारात्मक सोच की काट उमंग, आपके एक पल को पहचानने की क्षमता, आत्मबोध, स्वबोध, अपने से मन से खुद निरंतर संवाद में रहना। तीसरा, पुरुषार्थ की परिभाषा को समझना। चौथा, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना कि भविष्य में यदि यथासत्य कुछ है अच्छा तो यही है कि भाई भविष्य में भाग्य कुछ अच्छा ही है, मिलेगा जरूर, तो ये निराशा में अपने आप को कहीं नहीं झोंकना। एक अंतिम बिंदु पर आता हूं। संक्षिप्त में मेरे को कहा गया है सारी बातें रखनी है, तो सोचता हूं जितने कम में कहा जाए तो उतना अच्छा है। क्यों हवा खर्च करनी? आपके पास वैसे ही यहां पर बहुत सारे लेक्चर अटेंड करने को होते हैं। भाई साहब ने कहा सुरक्षा। सुरक्षा आमतौर पर सोची जाती है कि अब क्योंकि प्रचलन हो गया है जानकारियों का, तो सब सोचते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ सिक्योरिटी या नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इनसिक्योरिटी या नॉन ट्रेडिशनल टॉपिक्स ऑफ सिक्योरिटी। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे संस्कार अच्छे हों, उन्होंने कहा कि हम स्वस्थ रहें, 10 प्रकार की ऐसी और बातें कहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देना चाहता हूं, उससे हमारे मंच के उद्देश्य और उसके साथ जुड़ी बातें हमारे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ये हमारे मंच के प्रचार प्रसार के लिए नहीं है, उस विचार के लिए है।
वो जो विचार है वो आपके लिए है, आपका दुनिया को देखने का एक नजरिया बदल जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, पर वो हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमने घर के सामने पानी इकट्ठा होने दिया, आसपास वहां पर डेंगू मलेरिया फैल गया, ये हम जिम्मेदार हैं। कुछ ऐसी उससे हेल्थ की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर आपके लिए कोई कार्य किया जा रहा है प्रायोजित रूप से कि आप नष्ट हो जाएं। आपके पास जितनी युवा ऊर्जा है वह एक ऐसे विकृति में लग जाए कि आप कभी उभर ही ना पाए। इसीलिए दूसरी पंक्ति है, नार्को आतंकवाद से भारत को मुक्ति मिले, उसी के शब्दों को खेल बदल के लिखा गया है। तो जब ऐसा कोई संदर्भ हो जहां पर आपके मेरे हम दोनों के बीच कोई तीसरा है जिसके कारण यह असुरक्षा पनप रही है, तो हम इस प्रकार के सुरक्षा मुद्दों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, इनमें से भी चुनना पड़ेगा क्योंकि क्षमता, समय, संसाधन तो उतने ही हैं। चुनना पड़ेगा कि भी इन 10, 20, 50 ऐसे मुद्दों में जिसमें हम और आपके बीच कोई तीसरा भी है जो आपके समाज और व्यवस्था को तोड़ने के लिए, ध्वस्त करने के लिए लगा है। एक ऐसे शत्रुबोध को हमारे को करना है। शत्रुबोध हो गया, उसके 10 आयाम है, हम उसमें से किसको लेंगे? ऐसे सामरिक विषय जो आपकी पूरी सभ्यता की जड़ को नष्ट करने में लगे हैं, हम पहले उनको लेते हैं, और जिसमें समाज की एक भूमिका हो सकती है। हो सकता है न्यूक्लियर पॉलिसी डॉक्ट्रिन में हमारा तो कोई रोल सीमित ही होगा, जन जागरण कर सकते हैं, परंतु एक्टिव पार्टिसिपेशन तो सरकार की है। तो ऐसे मुद्दे जिसमें कोई तीसरा है, कोई शत्रुबोध होए, उसमें से कोई ऐसे विषय जिसमें आपकी भूमिका हो सकती है, उसी के अंतर्गत नशा भी है, और नशे का यह रूप जिसमें आप उसको पहचाने कि यह एक प्रकार का षड्यंत्र और आतंकवाद भी है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए यह एक श्राप से कम नहीं है। दिस इज हियर टू डिमोरलाइज द एंटायर पॉपुलेशन। हरियाणा की परिभाषा क्या है? हरियाणा का वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद, कुछ ऐसा करके मुझे बताइएगा। हरियाणा की परिभाषा क्या है? दर्शन क्या है? जब कूच होती थी पश्चिम से दिल्ली तक जाने के लिए या उज्जैन तक जाने के लिए, आपको हरियाणा का यह क्षेत्र, तब हरियाणा 66 से पहले नहीं कहलाया जाता था। संस्कृति और धरती, भूमि, मिट्टी, लोग तो यही थे। इस धरती को पार करके जाना पड़ता था, नहीं तो आगे नहीं जा सकते थे। युद्ध ऐसे ही नहीं कुरुक्षेत्र और पानीपत में सारे हुए। यू आर द बुलवर्क टू इंडिया। आप ऐसी सीमा है, ऐसी दीवार, चट्टान है जिसको लांग कर ही दिल्ली कूच करी जा सकती है। आप इस आक्रमण के बीच में भी दीवार हैं, और ये परंपरागत रूप से हरियाणा का रोल रहा है, केवल पंजाब का नहीं। पंजाब में तो फिर कुछ घुसपैठ कर चुके हैं। अभी आप अपने इस भाईचारे को याद करते हुए अपनी परंपराओं को भी याद करिए। ये हरियाणा में घुसपैठ अब आगे, इधर से आगे नहीं जाएगी, यहां से मौकी खाकर वापस जाएगी, ये पक्का है। यहां से वापस जाएगी अब ये नहीं। हाँ या ना तो बोल दो दोस्तों, वापस जाएगी कि नहीं? यहीं से मौकी खाकर बहुत बार लोग गए वापस, फिर जाएगी। चलिए, संक्षिप्त हो गया जी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। Thank you so much, sir, for your informative and insightful lecture. आपने जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, निर्णायक, आत्मबल, अग्नि जैसे काफी गंभीर शब्दों को बहुत साधारण भाषा में हमारे बच्चों को समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।
और इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गोलोक बिहारी जी को, जो आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और चेयरमैन है राष्ट्रीय संचालन समिति के, कि वो मंच पर आए और अपने विचार हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ साझा करें। सम्मानित मंच पर उपस्थित इस महाविद्यालय के प्राचार्य श्री गुरुचरण दास जी, इस कार्यक्रम के नियोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और हिसार राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजेश तमेजा जी, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के महामंत्री संगठन श्री विक्रमादित्य सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह बघाल, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के हरियाणा के प्रभार के रूप में कार्य और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, और श्री राजीव बत्रा जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सिरसा विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री प्रोफेसर विजय कुमार जी, उपस्थित मित्रों, आज एक बड़ी ही गंभीर संज्ञान को लेकर हम बात कर रहे हैं, वह है नशा। नशा को विभिन्न शब्द को विभिन्न रूपों में परिभाषित भी यहाँ से किया गया। थोड़ी परिभाषाओं पर आगे चलकर हमें ध्यान देना होगा। यदि नहीं ध्यान देंगे को कृति विकृति के रूप में जब गणना होने लगेगी, तो वहीं से समाज का विघटन शुरू होता है। और शायद इस बात का बहुत बड़ा डर रहता है। जो नशा, जिसको सामान्य रूप से हम मादक द्रव्य के रूप में जानते हैं, पहले तो ये ध्यान आना चाहिए कि इससे हमारे लिए चुनौतियां कौन सी। हमको लगता है कि क्या है, एक मादक द्रव्य है, थोड़ा उसका सेवन कर लिया, थोड़ा देश दुनिया के सारी चीजों से हम अपने आनंद में, इतना ही नहीं है। यदि इतना रहता तो चल भी सकता, परंतु इसका दुष्प्रभाव जो है कहीं इतना बड़ा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। नशा जो है पूरे समाज के विकास को अवरुद्ध कर देता है। यह कोई इंडिविजुअल इस तरह की हैबिटेशन नहीं है, इस समाज के विकास को अवरुद्ध कर देगा। व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को समाप्त कर देगा, उसके कार्य करने के समय को समाप्त कर देगा। तो व्यक्ति के अंदर जब कार्य करने की क्षमता ही नहीं रहेगी, कार्य करने के लिए उसके पास समय ही नहीं रहेगा, तो समाज के अंदर जो विकास हम सोचते हैं वो कैसे? इतना पर भी नहीं रुकेगा, ये पीढ़ी के विकास को भी समाप्त कर देगा। जो हम कहते हैं कि वंश बेल चलाना, जो बड़ी हम गृहस्थ जीवन जब धारण करते हैं तो बड़े गौरव के साथ करते हैं कि हमने तो गृहस्थ जीवन इसलिए धारण किया कि हमारा एक दायित्व है, ऋण है, पितृ ऋण,
अर्थात अपने वंश बेल को आगे ले जाना, उसको भी समाप्त कर। आज पंजाब के कुछ गांवों में जाइए, कुछ हिस्से में जाइए, शायद हरियाणा भी उससे प्रभावित हो, हर एक 3 युवक में एक युवक नशे का आदी होकर इस दुनिया से परलोक के लिए चला गया। ये स्थिति नशा की, मादक द्रव्य की, ये संबंधों पर भी प्रभाव करता है। जब हम नशा करते हैं, उसका एक स्वभाव जब डेवलप हो जाता है, फिर संबंधों के ऊपर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। उसको करने के लिए हमें संबंधों को तोड़ना पड़े, मां को प्रताड़ना करना पड़े, पिता को प्रताड़ना करना पड़े, हमारी नशे की आदत पूरी हो, तो संबंधों को भी तोड़ता है। जो जीवन की एक मूलभूत संरचना है, उन सारी चीजों पर, उन सारी पहलुओं पर ये प्रहार करता है। इतनी बुरी चीज। और कभी कभी तो दर्द इस बात का है कि अकृति को, विकृति को विकृति मान लेते हैं, कहीं न कहीं हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपने जीवन में। जब हम कहते हैं कि नहीं, क्रांतिकारियों का त्याग, बलिदान, उनका समर्पण, ये भी नशा है, तो फिर त्याग, बलिदान, समर्पण शब्द बने ही किसे? ये सोचने का विषय। एक अकृति को, विकृति को अधिकृति के रूप में जब ही हम स्वीकार करेंगे, कहीं न कहीं हमारी मानस उसके अनुसार परिवर्तित करता है, उससे वशीभूत होता है। इसलिए कभी भी विकृति को कृति के रूप में नहीं स्वीकारना, विकृति विकृति ही होती है। दुर्योधन ने भी कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रकृति, ये मेरी प्रकृति नहीं है, मैं धर्म को जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। फिर कहा कि जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म भी जानता हूं, परंतु उसे निवृत्ति हो सकता नहीं हो सकता। परंतु उसने कभी नहीं कहा कि मैं अधर्म को नहीं जानता हूं, धर्म से ही कुछ अलग हटकर अधर्म है, ऐसा उसने नहीं। जब तक हमारे सोच में स्पष्टवादिता नहीं होगी, हम एक अहितकारी कार्य को हितकारी के रूप में यदि वर्णित कर देंगे, सामान्य रूप से, हितकारी भी नहीं, सामान्य रूप से वर्णित करेंगे, तो हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। हम उसकी तरफ मुड़ भी सकते हैं। कोई एक लाइन खींचनी पड़ेगी। मैं बहुत से ऐसे परिवार, आजकल तो अब कम होते हैं, पहले मैं देखा बहुत ऐसे परिवारों को जानता हूं जो अहिंसा व्रत का पालन करना उनकी शब्दावली में था, उनकी जीवन की मानस की शब्दावली में था। उन घरों में, उन घरों की महिलाएं ये नहीं कहती थी कि सब्जी काटना है, इसलिए उन अहिंसा व्रत का पालन कर, तो वह कहती थी कि सब्जी का सुधार करना। मैं अपने कानों से सुना हूं, ठीक है, तो पीढ़ियां अंतर आ रही, तो कहीं ना कहीं विभाजन करना होगा हित और अहित के बीच में, कृति और विकृति के बीच में। जब तक ये मानसिकता हमारी नहीं खड़ी होगी, हम इतने बड़े राक्षस से नहीं लड़ सकते। ये राक्षस कोई सामान्य सा राक्षस नहीं। हम जितने भी समाज जीवन को तोड़ने की जो भी घटनाएं आज व्याप्त है, चल रही है, उस सबके पीछे ये खड़ा है।
अतिवाद, देश में कुछ अतिवादी ताकतें खड़ी हुई, कहीं माओवाद के नाम पर, कहीं पृथकवाद के नाम पर, सबके अंदर हमने देखा, बड़ी आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो माओवाद की अलग जगा रहा है, ये कह रहा है कि हमारी एक इंटरनेशनल वैचारिकता है, सन है, एक अपने कहता है कि हमारा भी अस्तित्व, हमारी पहचान है, उसकी लड़ाई में पृथकवादी आंदोलन चलाकर लड़ रहा हूं नॉर्थ ईस्ट। तो माओवाद के भी आंदोलन में देखा, कहीं बस्तर के अंदर अफीम की खेती की जा रही। मैंने पूछा कि भाई इस अफीम की खेती से माओवाद का क्या संबंध है? कहा कि भाई हम माओवादी हैं, हमको हथियार चाहिए, हथियार के लिए मुझसे पैसा खर्च करना पड़ता है, इस पैसा खर्च करने के लिए हमें अफीम की खेती करवानी पड़ती है। यदि हम अफीम की खेती कराएंगे तो उससे हमको टैक्स मिलेगा, इलीगल वर्क होगा तो हमें आमदनी होगी, हमारे संरक्षण में होगा तो हमें आमदनी होगी, और तो हम हथियार खरीदेंगे। अभी इलीगल वर्क होगा, वहां पर अफीम की खेती होगी तो करेगा कौन? तो वहां के लोग नहीं करने के लिए तैयार, क्योंकि उनके जीवन के अंदर ये सोच ही नहीं है कि हम किसी विकृति को पैदा करें। तो उन पर दबाव देकर उस अफीम की खेती को किसी इन्फ्लिक्टेटर्स को बुलाकर, पड़ोसी देश को इन्फ्लिक्टेटर्स को बुलाकर उससे कराई जाती। एक नशे के उत्पादन के लिए हमने अतिवाद को बढ़ावा दिया, हथियार की संस्कृति को बढ़ावा दिया, अपने हक और हकूक को दूसरे के हाथ में जाने दिया, इन्फ्लिक्टेटर्स को। ये नशा अभी विक्रम जी ने बताया नार्को टेररिज्म, आतंकवाद चलाना है, दूसरे देश को त्रस्त करना है, हम उससे सीधा लड़ नहीं सकते हैं, हमारी क्षमता नहीं है, तो 1000 बीट्स 1000 कट्स उसको करो, हजारों जगह उसको काटो, इसके लिए नशा है। आतंकवाद को चलाने के लिए हथियार चाहिए, आतंकवाद को चलाने के लिए स्लीपर सेल की योगक्षेम चाहिए, उसकी रक्षा, उसकी पूर्ति आपूर्ति, सारी चीजें चाहिए। तो फिर उसके लिए भी गांजे और अफीम की खेती है, उसके भी जो ड्रग्स, नारकोटिक्स ड्रग्स होते हैं, जिन जिन नामों से पुकारे जाते हैं, उसको समाज में प्रचलित करना, बढ़ाना वो चाहिए, जिससे आतंकवादी को हथियार की खरीद हो जाए, आतंकवादी को उसके कारण कहीं ठहराव मिल जाए। नशा केवल एक नशा ही नहीं है, देश की, समाज की अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है। अब इसमें से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, इस नशे के नाम पर 3 युद्ध हुए हैं, जिसको इतिहास कहता है अफीम युद्ध। (1836) जिस समय यूरोप अभी एशिया के अंदर अपनी दस्तक, अपनी कॉलोनी बना रहा था, उस समय भी चीन के पास एक शक्ति थी, अपनी सामाजिक शक्ति थी। किंग समाज, जो वहां का किंग राजवंश था, वो शक्तिशाली था। अंग्रेजों को लगा कि इस शक्तिशाली राज्य को यदि इसी तरह हम छोड़ देंगे तो ये कल हमारे लिए भी कष्टकारक होगा, इसलिए इसको तोड़ना है। युद्ध करके नहीं तोड़ सकते थे, तो उन्होंने अफीम की सप्लाई शुरू कर दी चीन के अंदर, अंग्रेजों ने, कैंटिंग, जिसे आज हांगकांग कहते हैं, हांगकांग के रास्ते। 1836 से 1842 तक
किंग वंश का साम्राज्य जो है अंग्रेजों से, एक अंग्रेजी नहीं अन्य भी यूरोपीय शक्तियों से उसने युद्ध किया। चीन के अंदर अफीम ना आए। अंग्रेजों का था कि चीन के लोगों को हम अफीम खिला खिलाकर इस तरह से निष्क्रिय कर देंगे कि यह किंग जो राजवंश है इसकी ही शक्ति समाप्त हो। एक युद्ध नहीं हुआ, उसके बाद से दूसरा युद्ध हुआ 1842 के बाद, फिर 1856 से 1860 तक वो दूसरा अफीम युद्ध था। एक तीसरा युद्ध उसके बाद 10 वर्षों के बाद हुआ अफीम युद्ध। और अंत में अफीम की आदत उस देश को डालकर अंग्रेजों ने और यूरोप के लोगों ने पूरे चीन को, उस समय आज जिस चीन को हम यूनाइटेड चीन देख रहे हैं वो 8 हिस्सों में विभाजित था। कहीं पर फ्रांस का आधिपत्य था, सत्ता वहां की लोकल थी, दबदबा फ्रांस का था। कहीं पर जर्मन का था, कहीं पर ब्रिटेन का था। चीन 8 हिस्सों में विभाजित, अर्थात चीन भी एक तरह से इनडायरेक्ट गुलाम था, हम ये कह सकते हैं। 3 अफीम युद्ध लड़कर हार गया था, वो अपने यहां अफीम आने को रोक ना सका। ये तो अस्तित्व, पहचान, आपकी सोवर्निटी के लिए खतरा है। हमको लगता है कि नशा करते हैं, क्या हो जाने वाला है। ये नशा इस हद तक ले सकता है कि भारत हमारी सोवर्निटी के लिए खतरा है। इसलिए नशा पर इसका जो दुष्परिणाम है उसको हमें समझना होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में लंबे समय से सबको, आदि जो बड़े लोग हैं उनको ध्यान होगा, आज तो बहुत शांत दिखाई पड़ता है पूर्व। उसकी है इंटीग्रिटी, भारत की इंटीग्रिटी पर वहां एक समस्या खड़ी हो। इसलिए कि ड्रग्स की सप्लाई वहां चलती थी, ड्रग्स के सप्लाई के माध्यम से पूर्वोत्तर के समाज को तोड़ा जा रहा था। अभी 2 वर्ष पहले मैं पासीघाट गया था। अपनी 2 वर्ष पहले मैं पासीघाट गया था। वहां के लोगों ने कहा कि हम तो बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, हमारी ये जो कुनबा है ये आदि जनजाति का कुनबा है। अरुणाचल के अंदर लगभग 27 प्रकार के ट्राइब्स हैं, उसमें से हर एक अपने अपने जिले के अनुसार बसे हुए हैं। तो पासीघाट का जो जिला है सियांग दक्षिण, उसमें आदि जनजाति। उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद से हम बड़ी खुशहाल रह रहे थे, अपनी परंपराओं का, अपनी रीति रिवाजों का पालन करते थे, आनंद से हम थे। पर अब हमारे ऊपर खतरा है। हमने कौन सा खतरा आ गया? आपकी हेल्थ का खतरा आ गया, एजुकेशन को खतरा आ गया, क्या आ गया? क्या कुछ नहीं ऐसा। हमारे यहाँ हमको लगता है कि कुछ वर्ष यदि ऐसे चलेंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। हम रहेंगे ही नहीं, आदि परंपरा नहीं रहेगी, आदि जनजाति नहीं रहेगी, कुछ और रहेगा। आदमी रहे तो कुछ और रहेगा। तो उन्होंने बताया कि हमारे युवक नशे का आदी हो गए। नशे का आदी के कारण जब वे नशा काफी करने लगते हैं तो चिंता होती है, तो उनको डी एडिक्शन सेंटर भेजते हैं। डी एडिक्शन सेंटर यहाँ पर मिशन का है। मिशन वाले जो है 4 महीने 5 महीने अपने डी एडिक्शन सेंटर में रखते हैं, उनके नशा तो छुड़ाते हैं, परंतु एक नया सा रोग उनको देकर ला देते हैं, भेज देते हैं। और थोड़े दिनों के बाद वो अपने गांव में डिमांड करने लगता है कि हम यहाँ चर्च बनाएंगे, और हमारी परंपराओं को ठुकराने लगता है। उस हमारी परंपराओं को ही लात मारता है, हमारे इतिहास को नकार देता है। तो हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, तो हमारी जो एक अस्मिता है उसको लिए खत्म। तो इन बातों को यदि हम ध्यान में लेकर समाज को जागृत करें
कि नशा एक सामान्य सी चीज नहीं है। ये अतिवाद का, आतंकवाद का, डिसइंटीग्रिटी का और राष्ट्रीय अस्तित्व का, सोवरेनिटी का, इसके ऊपर यह खतरा है, इसके ऊपर यह संकट है। समाज को इस चेतना के साथ यदि हमें जागृत करना होगा, केवल नशा को एक रोग समझकर, एक हेल्थ की हानि समझकर, इस नाते नहीं, ये समाज, राष्ट्र और देश के लिए खतरा है। इस बात को यदि हम उठाएं, ये ह्यूमैनिटी, हमारी परंपरा, हमारे इतिहास के लिए खतरा है। ये चेतना नीतियों को हम डाल पाए, इन आधार पर लेकर यदि हमारी काउंसलिंग चलेगी, हम नशे से मुक्ति पा सकते हैं और इतना बड़ा रोग जो हमारे अस्तित्व के लिए ही एक कोड़ बना हुआ हो, कहीं इससे छुटकारा मिल सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। आपने बड़ी ही खूबसूरती से हमारे को नशे के दुष्परिणाम और नशा देश के अस्तित्व के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है, जैसे अनेक विषयों पर हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया है। और क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको आपके लेक्चर को शॉर्ट करने के लिए कहा गया, जबकि हम समय कम होने के कारण ये कहना पड़ा सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राजेंद्र सिंह जी को, अधिवक्ता एवं सह प्रभारी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, कि वो मंच पर आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। विद्या के मंदिर में सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ गुरुजनों को, जिसने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। सम्मानित मंच, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक वाक्य लिखा हुआ है, नशा मुक्त भारत। मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया नशे के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर आपके माध्यम से आएगा। आप याद कीजिए हरियाणा का 1991-92 का दौर, जब समाज के लोगों ने गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर शराब जैसी बुराई के लिए एक अभियान चलाया और जो शराब का सेवन करता था उसको सामाजिक दंड देकर हरियाणा में घाघरी पराना किसी भी मनुष्य को एक उसका नशे के खिलाफ एक विरोध आवाज उठाना था और गांव-गांव में यूनिट बनी। अब मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप जो बच्चे हैं, भाई और बहन हैं, इनको सभी को पता है नशा कैसे खा रहा है। अब इससे मुक्त कैसे होना है, इसका उत्तर आपके पास है। स्वयं को अब जागकर हमें जगाना देश है अपना। अपने आप को जगाकर, अपने आप को नशे से मुक्त रखकर, अपने अगल बगल को मुक्त करके भारत देश को नशे से मुक्त करना है। 2 नारे लगाएंगे, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा अपना तो एक ही सपना, आप बोलेंगे नशा मुक्त देश हो अपना। पहले लड़े गोरों से, अब लड़ेंगे नशाखोरों से। बस ये 2 नारे पूरी बुलंद आवाज के साथ। अपना तो एक ही सपना। भाई आवाज बहुत धीमी है, मेरी आवाज आपसे ज्यादा तेज है। अपना तो एक ही सपना, पहले लड़े हम गोरों से। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे मैनेजमेंट के सदस्य एडवोकेट विनोद मेहता जी से। ओके, हमारे प्रेसिडेंट सर राजीव जी बत्रा, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रेसिडेंट सर के लिए।
आज कॉलेज में नशा मुक्त भारत के संदर्भ में सेमिनार पर पधारे श्री विजय कुमार जी PCCDLU और श्री गोलोक बिहारी राय जी और बाकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंच से पदाधिकारी आए हुए हैं, इन सबका आज कॉलेज पधारने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्या हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बड़ा आज का ये हॉट टॉपिक है नशा मुक्त भारत, और इसके लिए तो वैसे ये आज हमें जगाने हैं, वैसे तो ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है। अगर आज मैं ये सोचूं कि मैं नशा नहीं करता तो मैं इससे बच जाऊंगा, नहीं। मैं नशा नहीं करता, मेरे बच्चे नशा नहीं करते, लेकिन आगे वाली जनरेशन मेरी नशा कर सकती हैं, उसके लिए मुझे आज ही खुद लड़ना पड़ेगा। आज नशा हमारे यहाँ घरों की दहलीज पर आ चुका है। आज हम ये सोचे हमारे परिवार में कोई नशा नहीं करता तो हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, इस चीज का हमें सबको फर्क पड़ता है। और इस चीज के लिए आज राष्ट्रीय सुरक्षा मंच यहाँ हमें जागृत करने के लाए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और समाज की जो अन्य कुरीतियों के लिए भी जब जब राष्ट्रीय सुरक्षा मंच हमें याद करेगा, हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एडवोकेट विनोद मेहता जी को। एक मिनट प्लीज। थोड़ा सा इनसे लोगों को, पिछले बच्चों को ना को नमस्कार, स्वागत। आपके नशा मुक्त भारत विषय पर सेमिनार पर पधारे मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर विजय कुमार जी, वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री राजीव बत्रा जी, प्रेसिडेंट MM एजुकेशन सोसाइटी, members of the governing body, principal and members of the staff, dear guests, dear students, friends from media, ladies and gentlemen. हमारे मैनेजमेंट के भी सभी सदस्य आए हुए हैं, मेंबर ऑफ स्टाफ भी हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आज के समारोह में पधारे मुख्य अतिथि VC साहब का व आप सबका अपनी ओर से, कॉलेज परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और आप सबका आज के कार्यक्रम में पधारने पर व समय निकालने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वैसे तो मेरे से पहले बहुत बड़े बड़े वक्ता बोल चुके हैं, मेरे पास बोलने को तो कुछ नहीं है, फिर भी इस विषय पर सेमिनार आज के समय में अपने बच्चों, यंग पीढ़ी को जागृत करने के लिए बहुत ही आवश्यक है और समाज को इसकी बहुत ही जरूरत है। इस बात का दर्द सिर्फ वही परिवार ही जान सकते हैं जिनके बच्चे, जिनके नियर एंड डियर इस जाल में फंस चुके हैं। हम प्रतिदिन अखबारों में, सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे परिवारों के यंग बच्चे इसमें फंसकर अपनी जीवन लीला खत्म किए जा रहे हैं और माता पिता व परिवार को हम जब रोते सकते देखते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। अब बहुत सी संस्थाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, बहुत से पढ़े लिखे लोग और बहुत से वो लोग जिन्हें चोट लग चुकी है, वो अब आगे आ रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें समझाकर इस पर रोक लगाई जाए। हम उन संस्थाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो एक नई रोशनी इस यंग पीढ़ी को दिखा रहे हैं और इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी लास्ट गवर्निंग बॉडी मीटिंग में, जिसमें सर PhD नॉमिनी भी थे, VC नॉमिनी भी थे, तो ये बात सामने आई थी, तो हमने प्रिंसिपल साहब को आग्रह किया था कि आप बच्चों के लिए इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन करवाएं। इसे VC साहब ने सहर्ष स्वीकार किया। उसके लिए हम VC साहब उनके साथ आए सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भैया जी ने ये इनिशिएटिव लिया, उनका भी विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद।
आज से 4 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक मां के 5 बेटे थे और 5 बेटे इसी बुरी लत में पड़ गए और उससे यह हुआ कि वो 5 इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और अकेली मां, उनका पति था, वो भी शराब का आदी था, उसकी भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई। मैं आपको उनका फोटो भी अभी दिखाता हूं। और उनकी मां क्या कर रही है, वो अपने 5 बच्चों का और हस्बैंड का फोटो अपने पास रखकर अकेली बैठी है। आप उस मां के दुख का या उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। ये के बाद आप जाके जरूर पढ़ें। परमात्मा उन सबकी आत्मा को शांति दे। और इस माता के बारे में मैं क्या कहूं कि परमात्मा कैसे उसको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। हमारे यहाँ भी कुछ लोकल संस्थाएं इस ओर प्रयास कर रही हैं। एसपी साहब भी शासन की तरफ से भी प्रयासरत हैं। प्रयास करने और एक चीज और देखेंगे आप कि समाज को इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, उन्हें जो माफिया ग्रुप है उनसे धमकियां मिल रही हैं। इस बार भी कहा था ये बात, आपने पेपर्स में भी पढ़ा होगा। हमारे यहाँ भिवानी सिंह जी हैं, वो एफर्ट्स कर रहे हैं। तो पीछे उन्होंने एक यात्रा भी निकाली थी, तो उनको माफिया की तरफ से धमकियां मिलती हैं। जो कोई भी अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, इसी तरीके से धमकियां तो मिलती रहेंगी, लेकिन काफिले चलते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः वीसी साहब का, जो पहली बार आपके कॉलेज में पधारे हैं, उनके साथ पधारे सभी महानुभावों का आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसमें 2-3 लाइनें आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 6th and last son 2 lost to चिट्टा, लुधियाना वोमेन्स ट्रेजेडी पास, पंजाब ड्रग सेक्रेटरी। वो कहती है कि मेरा लास्ट जो है, मेरा क्या उद्देश्य रह गया है। My only mission in life is now to keep my grandson away from all this, she says, breaking down as she holds all photographs of her lost family to her chest. तो लोगों के साथ ये हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बुरी चीज है। और जो मुख्य वक्ता महोदय थे, उन्होंने आपको ये बताया कि ये सिर्फ यही इसका इफेक्ट नहीं है, इसके और भी बहुत इफेक्ट्स हैं, जो कि आपकी देश की इंटीग्रिटी पे है, आपकी देश की सिक्योरिटी पे है। ये बहुत ही चिंता करने का विषय है। इस पर जरूर सोचिए। अगर किसी परिवार का कोई बच्चा इस चीज में इन्वॉल्व है, तो कोशिश करिए कि वो इससे दूर हटे, ताकि आपका परिवार खुशी खुशी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और सभी ने जो यहाँ वक्ता आए हैं, तो कह रहे थे कि मैंने मुख्य वक्ता महोदय से ये कहा कि आप जल्दी बंद कीजिए, लेकिन अगर मेरे से पूछते तो मैं ये कहता कि कम से कम 15 मिनट का टाइम इन्हें और दीजिए, कि कम से कम 15 मिनट का टाइम इन्हें और दीजिए, क्योंकि उनकी बातों में सिर्फ नशे की बात नहीं थी या नशे के इफेक्ट्स नहीं थे, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या है उनका वो उल्लेख कर रहे थे, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी था। सच अगर माने तो सुदर्शन बत्रा जी मेरे साथ बैठे हुए थे, मैं बात कर रहा था उनसे कि हमारे दिमाग की सभी खिड़कियां खोल दी हैं। ये सिर्फ नशा सिर्फ हमारी हेल्थ तक ही सीमित नहीं है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हैं। कृपया आप इससे अपने बच्चों को दूर रखिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्रेटरी साहब बहुत बहुत आभार। जिस तरह से आप न्यूज कटिंग लेके आए, ये हमारे लिए एक सीख है। और जिस तरह से गोलक बिहारी जी ने संदेश दिया, निश्चित रूप से बहुत सुंदर संदेश था। मैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से डीन एकेडमिक अफेयर्स डॉक्टर सुशील कुमार जी हमारे बीच में हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार रमेश हंस जी हमारे बीच में हैं। और यह कार्यक्रम रेड क्रॉस यूनिट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। रेड क्रॉस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रोहतास भी हमारे बीच में, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये वो महानुभाव हैं जो मेरे एक विशेष आमंत्रण पर मनोर मेमोरियल कॉलेज में पहुंचे। मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अधिक समय न लेता हुआ
अब आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विजय जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हमें आशीर्वाद दें और जिस ऊर्जा से, जिस एनर्जी से वो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में लगे हुए हैं, भगवान उनको उन्नति दे, तरक्की दे और हमारे ऊपर आशीर्वाद भरा हुआ, मेहर भरा हुआ हाथ सदैव रखे। आदरणीय प्रोफेसर कुलगुरु विजय कुमार जी। एक बार करेंगे। आज के इस नशा मुक्त भारत सेमिनार के मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई गोलोक बिहारी राय जी, मुझे ज्यादा पहुंचाने की आवाज उनके मन तक पहुंचना है। मुझे लगता है कि एक टीचर को माइक की जरूरत होती नहीं। मेरे छोटे भाई विक्रमादित्य सिंह जी, जिन्होंने में ये बीड़ा उठाया, और मेरे मंच पर सम्मानित साथी, मेरे सामने बैठे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। उस घर के मुखिया का सीना चौड़ा हो जाता है जिसके बच्चे संस्कारी हो, आदर्शवादी हो और चरित्रवान हो। मैं आज बड़ा खुश हूं, मेरा सीना बहुत चौड़ा हो गया। तो मैंने उन विद्यार्थियों से संपर्क किया जो मेरे परिवार का हिस्सा है और जो साहस, आत्मविश्वास, धैर्य के साथ चरित्रवान होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें पूरा श्रेय यहाँ की मैनेजमेंट, मेरे कुछ महीने बड़े मेरे भाई गुरचरण दास जी, माँ ने नाम के आगे ही दास लगाया तो वो भूमिका में है, क्योंकि हमने कई वर्षों से इकट्ठे काम किया। लगभग हमारी एफिलिएशन 28 साल की है। दोनों ने अपने करियर की शुरुआत सेम वर्ष में की और लगातार मैं प्रिंसिपल की भूमिका में भी रहा, रजिस्ट्रार की भूमिका में भी रहा, अब कुलगुरु की भूमिका में। मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये जो अपना कॉलेज, ये कॉलेज बहुत सही हाथों में है। चाहे मैनेजमेंट है, चाहे यहाँ के प्रिंसिपल है, टीचर्स है, तभी ये हमारा जो कैंपस है नशा मुक्त कैंपस है। हम सब ने, पूरे भारतवासियों ने विकसित भारत 2047 का सपना, और किसी भी सपने की नींव युवा होता है, वो युवाओं के बल पर लिया है। अगर युवा बहुत तेजी से बढ़े और सीखे तो ये सपना 2047 से पहले 2037 तक लिया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि गति बढ़ानी होगी और अपनी समझ को बढ़ाना। विषय बहुत हो गया कि नशा नहीं करना चाहिए, सबको पता है। नशे की वजह से देश टूटता है, ये विषय आ गया। इस नशे से परिवार टूटते हैं, ये विषय भी आ गया। इस नशे की वजह से माँ की नींद, पिता की बेचैनी और आने वाली पीढ़ी के सपने भी टूटते हैं, ये विषय भी आ गया। पर करना क्या है? अगर कॉलेज के माध्यम से देखें तो अभी तो यहाँ 100-125 विद्यार्थी हैं हमारे, बाकी शिक्षक और तक मिलाकर बैठे। तो ये 100-125 विद्यार्थी अगर हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और अपने यहाँ
अगर 3000 की कैपेसिटी के स्टूडेंट्स हैं तो छोटे छोटे ग्रुप में हर विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार खेल में, योग में, सांस्कृतिक, ये उनके लिए है। एक बार प्रिंसिपल साहब को बुलाना पड़ेगा बाहर, इनको कुछ नोट करना पड़ेगा आपको। गुरचरण जी, हम भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते कि हम सबको नशे को रोकने के लिए विद्यार्थी को उस रुचि के अनुसार या खेल में या योग में या सांस्कृतिक कार्यक्रम में या किसी क्लब में जोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक भी विद्यार्थी बाहर ना रहे, ये ध्यान रखें। छोटे छोटे क्लब बनाकर, क्योंकि परिवार है ना, परिवार में जब कोई बात करने वाला होगा फिर वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। लगातार संवाद की प्रक्रिया चालू करनी। फिर इसके साथ साथ कभी कभी हम पढ़ लेते हैं कि लाइफ इज अ रेस, जो आगे निकलेगा वो सफल होगा। तो नंबर गेम से भी विद्यार्थी को बाहर निकालकर नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देनी होगी। कभी कभी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत समझदार व्यक्ति, उच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी अगर ठीक ना हो तो खतरनाक होता है। तो ये मोरल वैल्यूज, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज एजुकेशन के साथ भी जोड़कर हम विद्यार्थियों को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रयास यूनिवर्सिटी अपने माध्यम से करेगी, उसमें आप सबका योगदान रहे। ये कार्यक्रम सिर्फ तालियों की गूंज से बाहर ना हट जाए, इसके लिए अपने आप को पूर्ण मन से प्रोग्राम में लाना। अगली बार क्या करना, अपने साथ एक को लाऊंगा या लाऊंगी, ये संख्या 200 से बढ़कर 400 करेंगे। फिर अगले प्रोग्राम में 400 से बढ़कर 600 करेंगे। लगातार 10वें प्रोग्राम में फिर ये प्रोग्राम ओपन में होगा। हाँ, 2000 विद्यार्थी होंगे। इस प्रक्रिया के साथ हम सबको आगे बढ़ना है कि हवा में जहर होगा तो कोई भी नहीं बच सकता। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, बॉडी का हर पार्ट्स बदल सकते हैं, पर सिर्फ एक चीज है आदत, वो व्यक्ति को खुद ही बदलनी है। आदत कैसे बदलनी है उसकी प्रक्रिया में हम सबको लग रहा है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं। कभी कभी हम खुद आगे लगकर फोटो में आए, साहब हम सबको आदत रहती है ट्रैक्टर का बड़ा टायर बनकर पीछे रहकर काम करेंगे, युवा पीढ़ी को आगे रखेंगे, तो मुझे लगता है ये भारत नशा मुक्त भारत बन जाए। कोई भी इवेंट में अगर आप काम करें तो ज्यादातर भूमिका युवाओं की रखना, यूथ की रखना, स्टूडेंट्स की रखना। ऐसा करते ही होंगे, मैं मान सकता हूं, क्योंकि हम दोनों एक ही विचार से सोचते हैं। नहीं करते हैं तो वो करना शुरू करेंगे। भी सम्मान दिलवाना तो विद्यार्थियों से दिलवाना, उनकी ट्रेनिंग यहीं से शुरू हो। आगे वाली पंक्ति में भी 2-4 विद्यार्थियों को जगह देना, ताकि उनको समझ में आए कि आगे रहकर कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। फिर कोई विद्यार्थी जाएगा नहीं ना पीछे से, पीछे वाले गेट से। हमने ही ऐसा कर दिया कि हम आगे बैठ गए, पीछे उनको खुला छोड़ दिया। मैं जब भी एजुकेशनल टूर लेकर गया, शिक्षक के नाते हमेशा लास्ट वाली सीट पर बैठा। अपने को यही काम छोटे छोटे करने, स्वभाव बदलेंगे तो फिर ये मन बदलेगा, मन बदलेगा तो आपस में वार्तालाप करना शुरू करेंगे। वार्तालाप करेंगे तो परिवार का हिस्सा है, कोई दुख दर्द होगा तो फिर वो कहीं भटकेगा नहीं। मुझे लगता है कि आज का जो हमारा मंतव्य था इस राष्ट्रीय शिक्षा जागरण मंच का, वो पूर्ण।
और वो पूर्ण होगा कब? जब हम यहाँ से एक आह्वान करेंगे कि इस मिशन के साथ कौन विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, तो वो एक बार अपनी सीट पर खड़ा होगी। और अपना नाम अभी 10 पेज दीजिए टीचर्स को। इन सबके नाम 5 मिनट में हमारे पास आ जाएं। ठीक है। नाम, रोल नंबर, फोन नंबर। सर मुकेश और इनकी एक मीटिंग आज ही इसी सभागार में प्रोग्राम के अंत में हो जाए, ऐसा कर सकते हैं? जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, इस कार्यक्रम के जाने के बाद अंत में आपने यहीं बैठे रहना। सिर्फ 5 मिनट में आपसे जो इस सुरक्षा जागरण मंच से जुड़े अधिकारी हैं वो आपसे मिलेंगे, बात करेंगे आगे की योजना। क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक है कि हमारा भारत विकसित भारत बने और बहुत जल्दी बने, और उसकी महत्वपूर्ण इकाई प्रत्येक व्यक्ति है। व्यक्ति व्यक्ति से जगाए राष्ट्र चेतना। तो व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं, व्यक्ति सब मिलकर परिवार, परिवार से मिलकर राष्ट्र, और हम सब उस राष्ट्र की महत्वपूर्ण इकाई है। सब ठीक रास्ते पर चले और माँ भारती का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। आप सब सुखी रहे, सफल रहे, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कुलगुरु महोदय, आपने बिल्कुल कहा, सही कहा। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। दिशा बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। हम निश्चित रूप से आपके बताए हुए वचनों पे चलेंगे और आप हमारा इसी तरह से सहयोग करते रहें। अब मैं रेड क्रॉस के कोऑर्डिनेटर को बुलाने से पहले उनके बारे में बताना चाहूंगा कि यह एनएसएस और रेड क्रॉस के कोऑर्डिनेटर भी हैं और तो देवीलाल विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय रोहतास जी, अब हम सबको नशे के विरुद्ध एक शपथ दिलाएंगे। आप सभी अनुशासन में रहकर खड़े होकर शपथ लें। और आदरणीय रोहतास जी, प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज जिस अनुशासन का परिचय दिया है, निश्चित रूप में आज आप मेरी तरफ से अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना। आप लोग हैं जो मनोर मेमोरियल कॉलेज की शान है। आपके कारण ही मनोर मेमोरियल कॉलेज गर्व से हम कह सकते हैं कि नशा मुक्त कॉलेज है। इन सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय रोहतास जी, शपथ के लिए। सभी को नमस्कार। सभी से अनुरोध है कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इस पोजीशन में अपना हाथ रखते हुए ऐसे करें। देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं, न केवल समय को बल्कि समुदाय, परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त करेंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद। मुख्य अतिथि महोदय, मैं अपने आप को बड़ा गर्व से महसूस कर रहा हूं कि हमने
मनोर मेमोरियल कॉलेज में डायरेक्टोरेट हायर एजुकेशन पंचकुला द्वारा आयोजित